आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं और आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। बोला जाता है कि ये जो उत्तरायण का पर्व है तो हम लोग को कोई भी चीज़ की अगर नई शुरुआत करनी है, यानी कि अगर आपको कोई प्रॉपर्टी लेना है, कोई गाड़ी लेना है, तो बोला जाता है कि उत्तरायण ये शुभ मुहूर्त होता है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज से हम लोग राजस्थान सेट का जो हमारा सोशियोलॉजी का सिलेबस है उसको स्टार्ट करेंगे। इस चैनल में सोशियोलॉजी से रिलेटेड सारे टॉपिक को कवर करवाए जाते हैं, चाहे वो आपका यूजीसी नेट का सिलेबस हो, आपका पीजीटी एग्जाम का सिलेबस हो या सोशियोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्जाम के हो। तो मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था कि हम लोग अल्टरनेट डे करके एक दिन अगर यूपी पीजीटी का सिलेबस को कवर करेंगे तो एक दिन हम लोग राजस्थान सेट का सिलेबस को कवर करेंगे। तो राजस्थान सेट में आप लोग को यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसको ही आप लोग को पढ़ना है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मार्च में आपका जो यूजीसी नेट का एग्जाम है वो भी होने वाला है और मार्च के 19 को राजस्थान सेट भी होने वाला है। तो उसी को हम लोग ध्यान में रखते हुए आज से हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। तो फर्स्ट टॉपिक में ही हम लोग आज पढ़ेंगे अगस्त कॉम्ट जी के संदर्भ में, जिन्हें बोला जाता है समाजशास्त्र का जनक। तो उनकी कौन कौन सी थ्योरीज थी, उन्होंने कौन कौन से अपने बुक्स की रचना की थी, इन सभी टॉपिक को मैं आप लोगों तक इजी वे में कवर करूंगी। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और अगर आप लोगों को ये क्लास हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो देखिए अगस्त कॉम्ट जी, जिन्हें जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि इन्हें समाजशास्त्र का जनक बोला जाता है, ये तो बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि जो समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं उन्हें ये पता ही होना चाहिए, नहीं पता हो ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पे जो हम लोग मेन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे वो हो जाएगा कि समाजशास्त्र का जनक अगस्त कॉम्ट जी को क्यों बोला जाता है, उनके 3 स्तरों का सिद्धांत क्या था, उनका प्रत्यक्षवाद का सिद्धांत क्या था, उन्होंने सामाजिकरण का वर्गीकरण किस आधार पर किए और विज्ञानों का पदानुक्रम क्या है और मानवता का धर्म उन्होंने क्या बताया है, साथ ही साथ इनके महत्वपूर्ण कथनों के संदर्भ में भी देखेंगे। तो ये जितने इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है ये हम लोग इस क्लास में कवर करेंगे। तो देखिए अगस्त कॉम्ट जी, जिनका की पूरा नाम है रेसिडोर अगस्ट मैरी फ्रैंकाइज जेवियर, शॉर्ट में हम लोग इनको क्या नाम जानते हैं, अगस्त कॉम्ट के नाम से जानते हैं। अगर इनके जन्म के बारे में बात की जाए तो इनका जन्म हुआ था, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूं, इनका जन्म हुआ था आपका 19, कहाँ पे इनका जन्म हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था फ्रांस में। तो 19 जनवरी 1798 में फ्रांस के आपके जो मॉन्टेफेलियर जगह था वहां पे इनकी जन्म हुई थी। और अगर इनकी मृत्यु की बात की जाए तो इनकी मृत्यु आपका 5 सितंबर 1857 में हुई थी। देखिए ये तो जन्म मृत्यु का लेकर तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा नहीं मेनली, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको थ्योरी पूछी जाएंगी। तो इनका पूरा नाम क्या हो गया, रेसिडोर अगस्ट मैरी फ्रैंकाइज जेवियर। और अगर इनके गुरु के बारे में पूछा जाए तो इनके गुरु का नाम था सेंट साइमन। क्या नाम था, सेंट साइमन। यूं तो जो सेंट साइमन थे अगस्त कॉम्ट जी से साथ ही 8 साल के बड़े थे। तो अगस्त सेंट साइमन जो महोदय थे उन्होंने जब देखा समाज के अंतर्गत कुछ घटनाएं घटित हो रही थी उस समय यूरोप में, महत्वपूर्ण अगर घटनाओं की बात की जाए तो मेनली 2 तरह की घटनाएं उस समय घटित हो रही थी। तो उन घटनाओं को देखकर उनके मन में हो रहा था कि ऐसा समाज में क्यों ये घटनाएं घटित हो रही हैं, तो इसका लेकर विचार करना चाहिए, इनका लेकर कुछ बोलना चाहिए, कथा कुछ बुक्स लिखनी चाहिए। लेकिन सेंट साइमन ने इसको नहीं कुछ किया या नहीं लिखा। तो इसके बाद जो इनके शिष्य थे जिन्हों अगस्त कॉम्ट जी थे उन्होंने इसकी रचना की। उन्होंने कब की, तो 1838 में उन्होंने समाजशास्त्र विषय की रचना की। तो अगस्त कॉम्ट जी सेंट साइमन के साथ कब संपर्क में आए थे, तो वे आए थे इनके साथ संपर्क में आपके 1822
1782 में उनके साथ 4-5 साल रहे, फिर वे अलग हो गए थे। तो 77 के साथ उस समय वे संपर्क में आए। तो अगस्त कॉम्ट जी देखते हैं जो यूरोप के अंदर जो घटनाएं हो रही थी, कौन कौन सी घटनाएं हो रही थी। एक तो हो रही थी इंग्लैंड का जो औद्योगिक क्रांति था, जो कि कब हुआ था 1750 और 1760 में, और दूसरा था कि फ्रांस की जो राजनीतिक क्रांति थी 1789 में, यानी कि औद्योगिक क्रांति 1750 1760 और जो फ्रांस की राजनीतिक क्रांति थी आपकी वो हो गई 1789। तो ये दोनों जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनको सोचने के लिए, उनको विचारने के लिए बाधित करती हैं। ये जितना भी चीज मैं आप लोग को बता रही हूँ ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड है, इग्नू के मटेरियल के बेस्ड है। तो और इसका मैंने खुद से नोट्स बनाया है बुक को पढ़ के, तो इसको आप लोग भी नोट बनाएं, इसको आप लोग भी अपने कॉपी में पेन में साथ लेकर बैठे और उसको नोट करें। तो दो घटनाएं कौन कौन सी होगी, फ्रांस की एक राजनीतिक क्रांति और इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। तो जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति थी जिसे कि बोला जाता है भौतिकवादी क्रांति, भौतिकवादी क्रांति में उन्होंने देखा कि इंग्लैंड के अंतर्गत जो लुई 16 था वो किस प्रकार से इसके अंतर्गत यहाँ पे शासन कर रहा था, वो कैसा उसको अत्याचारी था, यहाँ के लोगों के ऊपर कैसा टॉर्चर कर रहा था, ये चीज को उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा दयनीय स्थिति में। फिर वे क्या किए कि फ्रांस की राजनीतिक व्यवस्था को भी देखें कि यहाँ पे सब अयासी में है, मौज मस्ती ज़्यादा कर रहे हैं, तो लोगों के ऊपर शासन की जो प्रक्रिया है वो गलत होती है। तो वे सोचे कि समाज को तो सही ढंग से हमें अध्ययन करना होगा, तो किस प्रकार से हम अध्ययन करेंगे, इसके लिए उन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना की। ठीक है, समाजशास्त्र ये जो विषय है सबसे पहले उन्होंने उसको यूज़ नहीं किया था। क्या यूज़ किया था उन्होंने, तो उन्होंने सामाजिक भौतिकी यूज़ किया। तो सामाजिक भौतिकी यूज करने के बाद क्या हुआ कि वे देखते हैं कि एक और समाजशास्त्री बोल सकते हैं बेल्जियन के थे क्वेटलेट, तो उन्होंने इस शब्द का प्रयोग पहले ही कर लिया था। तो अगस्त कॉम्टे जी देखते हैं कि देखिए हम लोग साइंस किसको बोलते हैं कि साइंस का जो मटेरियल है उसको हम लोग कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, उसका जो डाटा है वो चेंज नहीं हो सकता है, लेकिन समाज के अंतर्गत नित्य प्रतिदिन कुछ ना कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं, तो अगर उसका वैज्ञानिक तथ्य तो हमारे पास नहीं आ रहा है, इसलिए सामाजिक भौतिकी नाम ये उनको सही नहीं लगा। और वो ये भी देखें कि जो बेल्जियम के क्वेटलेट महोदय हैं उन्होंने पहले ही ऑलरेडी इस शब्द का प्रयोग उन्होंने कर दिया था। कहाँ किया था, तो उनकी पुस्तक थी सोशल फिजिक्स, उन्होंने सोशल फिजिक्स का यूज किया था, उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है एन एसे इन सोशल फिजिक्स, इसमें उन्होंने इसको ऑलरेडी यूज कर दिया था। तो यूज करने के बाद क्या करते हैं अगस्त कॉम्ट जी 1838 में समाजशास्त्र विषय की स्थापना करते हैं। तो समाजशास्त्र विषय की स्थापना करने के बाद उनकी हम लोग महत्वपूर्ण पुस्तकों के संदर्भ में देख लेते हैं कि उनकी महत्वपूर्ण पहले पुस्तकें कौन कौन सी हैं। तो उनकी जो सबसे पहली पुस्तक है प्लान ऑफ द साइंटिफिक ऑपरेशन नेसेसरी फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सोसाइटी, इसकी रचना इन्होंने 1822 में की। और ये जो बुक थी ये उन्होंने सेंट साइमन जी के साथ, उनके जो गुरु थे उनके साथ उन्होंने समाज सुधार एवं सामाजिक पुनर्निर्माण की योजना इसमें प्रस्तुत की। फिर उनकी नेक्स्ट बुक थी पॉजिटिव फिलॉसफी। पॉजिटिव फिलॉसफी जो ये बुक थी जिसे द कोर्स ऑफ पॉजिटिव फिलॉसफी भी बोला जाता है, इसकी रचना इन्होंने 1842 में की थी और ये 6 खंडों में उन्होंने इसको प्रकाशित किया था। 6 खंड का मतलब हुआ कि 6 बुक एडिशन आई थी, उसमें उन्होंने इस बुक की रचना की थी। पॉजिटिव फिलॉसफी में उन्होंने सबसे पहले समाजशास्त्र शब्द का उन्होंने यूज किया था। ये जो समाजशास्त्र शब्द है उन्होंने कब यूज किया था, तो इसी बुक में उन्होंने सबसे पहले इसको यूज किया था अगस्त कॉम्टे जी ने। थर्ड इनकी बुक थी सिस्टम ऑफ पॉजिटिव पॉलिटी, इसकी रचना इन्होंने 1851-54 में की और ये 4 खंडों में ये प्रकाशित हुई थी पॉजिटिव पॉलिटी। इसी के अंतर्गत उन्होंने मानवता के बारे में बताया। और फिर नेक्स्ट उनकी बुक थी कैटेकिज्म ऑफ पॉजिटिज्म, 1854 में प्रकाशित थी। इसमें उन्होंने लोकतंत्र एवं स्वतंत्रता का समर्थन किया। नेक्स्ट
रिलीजन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता का धर्म। और नेक्स्ट इनकी बुक है एजुकेशन एंड सोसाइटी। उन्होंने सोसाइटी और एजुकेशन के संदर्भ में बात की थी। और अगस्त कॉम्टे जी का मानना था कि समाजशास्त्र के द्वारा विश्व का क्या किया जा सकता है, फिर से निर्माण किया जा सकता है, जिसमें कि प्रगति और व्यवस्था के नियम होंगे। कुछ नियम उन्होंने बात की कि इस नियम के आधार पर हम लोग इसकी रचना कर सकते हैं। किसकी कर सकते हैं? तो समाजशास्त्र की रचना कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि समाजशास्त्र का जनक अगस्त कॉम्टे जी को क्यों बोला जाता है, किस कारण से उन्हें समाजशास्त्र का जनक बोला जाता है। अब हम लोग देखते हैं कि समाजशास्त्र की विभिन्न परिभाषाएं जो है वो अगस्त कॉम्टे जी के द्वारा क्या दी गई थी। एक एक करके हम लोग परिभाषाओं को देख लेते हैं कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन है। उन्होंने किस बात पे जोर किया कि हम लोग समाज का किस प्रकार से अध्ययन कर रहे हैं, तो वैज्ञानिक अध्ययन कर रहे हैं, जो सामाजिक घटनाओं का अध्ययन करता है। यानी समाज के अंतर्गत जो घटनाएं घटित होती हैं वो किस कारण से घटित हो रही है, उनका अगर वैज्ञानिक अध्ययन किया जाए तो उसे समाजशास्त्र कहा जाता है। और इस प्रकार से कैसे उन्होंने इसकी मतलब इसका अर्थ को समझाया, तो प्राकृतिक विज्ञान में हम लोग क्या करते हैं, प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं, उसी प्रकार से समाजशास्त्र के अंतर्गत हम लोग समाज की विभिन्न घटनाओं का अध्ययन करते हैं। यानी समाज के अंतर्गत जो विभिन्न रीतियां हैं, इसके संस्थाएं हैं, समिति है, सभी का अध्ययन किया जाएगा। किस आधार पर? तो वैज्ञानिक अध्ययन पर। तो यहाँ पे देखिए आपका एक क्वेश्चन बन गया कि अगर आपका ऑब्जेक्टिव आए कि समाजशास्त्र समाज का वैज्ञानिक अध्ययन ये किनका कथन है, तो ये अगस्त कॉम्टे जी का कथन है। सेकंड उन्होंने बात की समाजशास्त्र सामाजिक प्रगति और व्यवस्था का विज्ञान है। क्या बात की कि समाजशास्त्र जो है समाज की प्रगति और इसका जो व्यवस्था है उसका विज्ञान कौन है, तो समाजशास्त्र है। नेक्स्ट इनकी और महत्वपूर्ण परिभाषा है कि समाजशास्त्र सामाजिक घटनाओं का अमूर्त सैद्धांतिक विज्ञान है। हम लोग समाजशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं, सैद्धांतिक आधारों पे अध्ययन कर रहे हैं, और ये क्या है, एक अमूर्त सामाजिक विज्ञान इन्होंने इसको माना था। ठीक है, इनकी परिभाषाओं को हम लोग देख लिए। अब हम लोग इनके विभिन्न सिद्धांतों को देखेंगे कि उन्होंने कौन कौन से सिद्धांत दिए। तो इनका जो सबसे पहला सिद्धांत था वे हम लोग देख लेते हैं। अगस्त कॉम्टे जी का जो 3 स्तरों का सिद्धांत था जिसे बोला जाता था मानव प्रगति का नियम, या तो 3 स्तरों का सिद्धांत बोला जाएगा, या मानव प्रगति का नियम, या लॉ ऑफ 3 स्टेज बोला जाएगा। तो हम लोग इसी के अंतर्गत क्या देखा गया कि जो प्रत्यक्षवाद है ये इसी के अंतर बात की गई है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। तो लॉ ऑफ 3 स्टेज या मानव प्रगति का नियम, तो इसमें उन्होंने 3 बात कौन कौन सी बताई हैं, धार्मिक, अमूर्त और प्रत्यक्षवाद। धार्मिक जिसे अलौकिक, आधिदैविक, काल्पनिक अवस्था बोला जाता है, इसका हम लोग इंग्लिश में भी नाम याद रखेंगे। इसे फर्स्ट स्टेज को थियोलॉजिकल बोला जाता है। सेकंड जो अमूर्त तत्व मीमांसीय चरण है इसे मेटाफिजिकल बोला जाता है। और थर्ड प्रत्यक्षवाद जिसे सकारात्मक या पॉजिटिविज्म या वैज्ञानिक अवस्था या वैज्ञानिक चरण बोला जाता है। तो सबसे पहला क्या है कि उन्होंने किसकी बात की है, धार्मिक यानी धर्म, अलौकिक शक्ति की, जिसको हम लोग नहीं सामने से देख पा रहे हैं, अलौकिक जिसके ऊपर हमें विश्वास है। तो वे बताते हैं कि हमारे जितने भी समाज के अंतर्गत ज्ञान, नियम, हमारे विश्वास, हमारी जो प्राकृतिक घटनाएं हैं, ये जो कुछ भी घटित हो रही है उनमें सभी में किसका बात उन्होंने की, तो धर्म की बात की। कैसे, देखिए ये जो पेन है तो हम लोग क्या बोलते हैं कि इस पेन में भी माँ सरस्वती का रूप है। हम लोगों ने भगवान को एक रूप दे दिया कि आपका कॉपी है उसमें माँ सरस्वती का रूप है, अगर पैसा है तो उसमें माँ लक्ष्मी का रूप है। तो इस प्रकार से जो निर्जीव वस्तुएं हैं, ठीक है, उन सभी के अंतर्गत हम लोग भगवान का रूप दे दिए हैं। ठीक है, वो बात की गई उन्होंने। और वे बताते हैं कि जो निराकार शक्ति है ये क्या करती है, हमारे ऊपर निरंकुश शासन करती है। और इसी समय जो धार्मिक अवस्थाएं थी, जितनी भी
घटनाएं समाज के अंतर्गत घटित होती थी वो धर्म के आधार पर कंट्रोल की जाती थी, और जितनी भी घटनाएं घटित हो रही हैं तो वो सभी किसके अंतर्गत हो रही है, वो अलौकिक शक्ति, कोई अलौकिक शक्ति है, कोई अलौकिक सत्ता है जो हमारे ऊपर शासन कर रही, हमारे ऊपर देख रही है। तो धार्मिक, अलौकिक और आधिदैविक जो ये कल्पना उन्होंने बात की है, तो फिर इसको उन्होंने 3 चरणों में, 3 उप चरणों में इसकी बात की है। पहला उन्होंने जीवित सत्तावाद बताया, सेकंड उन्होंने बहुदेववाद बताया, और थर्ड उन्होंने एक देववाद बताया। ठीक है, जीवित सत्तावाद क्या होता है कि जो भगवान होते हैं वो क्या कर रहे हैं, बोला जा रहा है कि हम जीवित प्राणियों के ऊपर शासन कर रहे हैं, कुछ ऐसी अलौकिक शक्ति है जो हमारे ऊपर शासन कर रही है। और उन्होंने कौन कौन से धार्मिक आधार पर बात की थी, तो जीवित सत्तावाद, इसको आप लोग नोट करते जाइए, मैं जो जो बोल रही हूँ उसे नोट करते जाइए। फिर उन्होंने बात की बहुदेववाद, फिर थर्ड में उन्होंने क्या बात की, एक देववाद। जीवित सत्तावाद के अंतर्गत तो वे बात की कि जितना भी चीज है, चाहे ये पेन हो या कुछ भी हो, तो उसमें भगवान का रूप है। हर तरह के अलग अलग भगवानों में बंटवारा कर दिया गया है, वो कि वो माँ लक्ष्मी है तो वो माँ सरस्वती है, इस प्रकार से बांट दिया गया। फिर बोला गया क्या कि जो जितने भगवान हैं वे अलग अलग नहीं है, वो उनका एक ही रूप है। वो उसकी बात उन्होंने किस में करती है, एक देववाद में करते हैं। जीवित सत्तावाद में अलौकिक शक्ति को माना, बहुदेववाद में भगवानों को उन्होंने बंटवारा कर दिया, और फिर बोला गया कि नहीं, एक ही भगवान है और वो एक ही है, बोलते हैं सबका मालिक एक है, तो एक ही देव है, कोई अलग अलग कोई कुछ नहीं है। फिर ये बात उन्होंने कहा गई थी, तो अपने धार्मिक, अलौकिक, आधिदैविक, काल्पनिक अवस्था में। सेकंड जो उनका अमूर्त तत्व मीमांसीय चरण है, जिसे मेटाफिजिकल बोला जाता है, ये निराकार शक्तियों के ऊपर था, वो अलौकिक शक्ति, निराकार शक्तियों के ऊपर। फिर थर्ड उन्होंने प्रत्यक्षवाद या सकारात्मक या वैज्ञानिक पॉजिटिव अवस्था के बारे में बात की। तो प्रत्यक्षवाद का क्या अर्थ होता है, प्रत्यक्षवाद का अर्थ होता है जिसको हम लोग सामने से देखते हैं, तो सामने से देख के कोई भी चीज का हम लोग अवलोकन करते हैं। तो इसको उन्होंने फिर 4 भागों में बांटा। वे 4 भाग कौन से थे, अवलोकन, प्रयोगात्मक, तुलनात्मक और ऐतिहासिक। इन 4 चरणों से होकर जब वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है तो वो प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत कहलाता है। वे वैज्ञानिक पद्धति के इसके बारे में बात करते हैं, और इसी काल में प्रजातंत्र की शुरुआत हो गई थी। प्रत्यक्षवाद ये जो एक पद्धति है, ये क्या है, सामने से जो चीज है जिसको हम लोग परीक्षण करेंगे, अवलोकन करेंगे, प्रयोग करेंगे, उसके बाद फिर जब हम उसका रिजल्ट निकालेंगे तो वो प्रत्यक्षवाद के अंतर्गत आ जाएगा। देखिए, प्रत्यक्षवाद में एक चीज आप लोग याद रख सकते हैं कि जो जीएस मिल जी थे, उन्होंने इसकी आलोचना की। आलोचना करते हुए क्या बताते हैं कि अगस्त कॉम्ट जी ने प्रत्यक्षवाद का, वे जन्मदाता थे, उन्होंने प्रत्यक्षवाद के बारे में बात की, लेकिन वे ही इसका कम यूज करते हैं। तो ये आलोचना करते हुए जेएस मिल जी बताते हैं। आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रत्यक्षवाद की आलोचना किनके द्वारा की गई, तो जेएस मिल जी के द्वारा की गई थी। देखिए, विज्ञानों का पदानुक्रम की बात क्या है कि ये अगस्त कॉम्ट जी सेंट साइमन से प्रभावित थे। सेंट साइमन से प्रभावित होने पर उन्होंने बताया कि पहले उन विज्ञानों का विकास हुआ जो सबसे कम जटिल थे, कम आत्मनिर्भर थे, दूसरे के ऊपर ज्यादा वे डिपेंड नहीं थे, थोड़े इजी वे में थे, तो उनका पहले बात की गई। फिर उन्होंने जो पदानुक्रम बात की गई कि 6 विषय को उन्होंने यहाँ पे बात की है। वे 6 विषय कौन कौन से हैं, पहला हो जाएगा गणित, उसके बाद सेकंड हो जाएगा, इसको आप लोग नोट कर ले, इसको इस प्रकार से पूछा जाएगा, सेकंड हो जाएगा खगोल शास्त्र, थर्ड हो जाएगा भौतिक शास्त्र जिसे फिजिक्स बोला जा सकता है, फोर्थ उन्होंने बात की रसायन यानी केमिस्ट्री की, फिफ्थ उन्होंने बात की बायोलॉजी की यानी जीव विज्ञान की, और 6 नंबर में उन्होंने बात की सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र की। यानी
गणित जो है ये अपने में आत्मनिर्भर है, इसको किसी का जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए सोशियोलॉजी के अंतर्गत ही हम लोग को अगर कोई सोसाइटी के जनसंख्या का ही हम लोग को डाटा की इकट्ठा करना हो तो हम लोग को तो मैथ का जरूरत पड़ेगा, लेकिन गणित क्या बोला जाए कि अपने आप में ये स्वतंत्र है, इसको सबसे इजी बताया। फिर खगोल शास्त्र आया, फिर भौतिक शास्त्र आया, फिर रसायन शास्त्र आया, फिर जीव विज्ञान, फिर उन्होंने सोशियोलॉजी की बात की। तो इस प्रकार से उन्होंने पदानुक्रम बताया विज्ञानों का। नेक्स्ट इनकी जो थ्योरी थी मानवता का धर्म। अगस्त कॉम्टे जी के अनुसार जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी वो ज्ञान कैसा होगा हमारा, तो वास्तविक ज्ञान होगा। और वास्तविक ज्ञान के बाद उन्होंने किसमें बात की थी, तो उनकी जो फेमस बुक थी पॉजिटिव फिलोसफी, इसमें इन्होंने इसके बारे में बात की थी। 1842 में आया था, इसी में उन्होंने अपने सबसे पहले समाजशास्त्र विषय को यूज किया था। और वे बताते हैं कि जो ज्ञान है ये ज्ञान ही संपूर्ण मानवता का भला करता है। मनुष्य का जब हम भला करेंगे जिसका ज्ञान का प्रयोग करके, तो वही क्या ज्ञान क्या कहलाएगा हमारा, मानवता का धर्म कहलाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि प्रत्यक्षवाद में जहां उन्होंने एक विज्ञान ही नहीं अपितु मानवता के बारे में भी बात की थी कि मानवता क्या है, वह धर्म है। इसी बुक के अंतर्गत उन्होंने स्त्री के जो गुण है उनकी प्रशंसा उन्होंने की थी। उन्होंने दिमागी शुद्धता के बारे में बात की थी कि दिमागी शुद्धता क्या होता है, कि कोई भी हम लोग जो भ्रामक व्याख्या है उसको हम लोग को बचना चाहिए, कोई भी गलत चीजें के ऊपर ज्यादा हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। और प्रत्यक्षवाद के बाद उन्होंने अपने पुस्तक इसी में उन्होंने इसके 3 आयाम बताए थे। वे 3 दर्शन उन्होंने क्या क्या बताए थे, तो विज्ञानों का दर्शन ये सुधार करने के लिए अपने प्रयासों पर विश्वास करता है। वैज्ञानिक धर्म और नीति शास्त्र की बात की थी, प्रत्यक्षवाद की राजनीति की बात की गई थी। यहाँ पे देखिए मैं आपको एक और बताना चाहती हूँ कि ये जो विज्ञानों का पदानुक्रम उन्होंने किया है, तो इसके बाद अगर 7th नंबर में आपसे पूछा जाए कि 7th नंबर में कौन सा वो सब्जेक्ट आएगा तो आना चाहिए, तो वो होगा नीति शास्त्र। ठीक है, 7th नंबर में नीति शास्त्र आएगा, ये क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और तो ये सारा इनका थॉट्स था। आई होप आप लोगों को आज की क्लास हेल्पफुल रही होगी। अगस्त कॉम्ट की जी के संदर्भ में आप लोग को अच्छे प्रकार से जानकारी हासिल हो गई होगी। हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।